हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे आप सभी का एमपीएसपी जुडिशरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बीएनएसएस के सेक्शन 175 को कवर करने वाले हैं। बीएनएसएस का सेक्शन 175 जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में पुलिस ऑफिसर्स के जो पावर होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको ये स्पष्ट करता है। ये जो सेक्शन है सेक्शन 175, यह सीआरपीसी में सेक्शन 156 के रूप में दर्ज है। यानी बीएनएस सीआरपीसी का जो सेक्शन 156 है वह बीएनएसएस का जो सेक्शन 175 है उसका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन है। ठीक है, 156 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उन परिवर्तनों के साथ नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो 1 जुलाई 2024 से लागू किया जा चुका है, तो उसके सेक्शन 175 में उन परिवर्तनों को शामिल करके, यानी उसमें कुछ चेंज करके कुछ चीज़ इसमें जोड़ी गई हैं। यानी सेक्शन 175 जो है बीएनएसएस का सीआरपीसी के सेक्शन 156 की तरह सेम नहीं है, यानी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आज हम उन परिवर्तनों को भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि इस सेक्शन में क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उनमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, ये जो सेक्शन है सेक्शन 175 यह इस बीएनएसएस के चैप्टर 13 में दिया गया है, यानी जो अध्याय 13 है उसमें धारा 175 को शामिल किया गया है। और इस सेक्शन का यह टाइटल है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में जो पुलिस ऑफिसर्स के पावर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके बारे में यह शीर्षक इंफॉर्मेशन देता है। इस सेक्शन में जो टोटल सब सेक्शंस दिए गए हैं उनकी संख्या है 4, लेकिन जब हम सीआरपीसी को पढ़ते हैं उसके सेक्शन 156 में जो टोटल सब सेक्शंस दिए गए थे उनकी संख्या है 3। यानी सीआरपीसी के सेक्शन 156 में टोटल 3 सबसेक्शंस दिए गए हैं। बीएनएसएस के सेक्शन 175 में टोटल 4 सबसेक्शंस दिए गए हैं, यानी 4 उपधाराएं इसमें शामिल की गई हैं। ये जो 4 उपधाराएं हैं, यानी ये 4 जो सबसेक्शंस हैं, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ए कॉग्निजेबल केस। तो पुलिस ऑफिसर के जो पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके संबंध में ये जो 4 सबसेक्शंस हैं वह विशेष बातों को स्पष्ट करते हैं। जैसे सबसेक्शन 1 को जब हम पढ़ते हैं तो सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट, मैं ब्रीफ में कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसेक्शन 1 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये पता लगा लेंगे कि पुलिस ऑफिसर जो होता है, क्या उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसके सेक्शन 174 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब सेक्शन 2 को जब हम पढ़ेंगे तो सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्या उसके इन्वेस्टिगेशन करने के कॉम्पिटेंसी पे क्या कोई क्वेश्चन किया जा सकेगा कि वह इम्पावर्ड नहीं है इस सेक्शन के अंतर्गत या है, ऐसे कोई सवाल क्या उठाए जा सकते हैं। सब सेक्शन 3 को जब हम देखेंगे तो सब सेक्शन 3 बड़ा ही क्रूशियल है इस मामले में, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। विशेष परिवर्तन तो सब सेक्शन 1 में भी है, एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है। सब सेक्शन 3 बड़ा ही कॉमन, बड़ा ही फेमस सब सेक्शन है ये, क्योंकि जब सीआरपीसी हम पढ़ते थे तो सीआरपीसी का 156 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहता था। उसमें कुछ जजमेंट्स के द्वारा कुछ उसमें सुधार भी किया गया। सुधार क्या किया गया कि एप्लीकेशन देने की बात की गई। प्रियंका श्रीवास्तव के केस में स्पष्ट किया गया कि मजिस्ट्रेट जब एप्लीकेशन दिया जाता है 156 में तो वो एफिडेविट के साथ वो सपोर्टेड होना चाहिए। खैर, हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो सब सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट के इसमें ऑर्डर को बताता है कि कब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और सब सेक्शन 4 जो कि नया सब सेक्शन है उसमें पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा प्रोविज़न दिया गया कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को करते हुए
कोई उससे कोई अपराध हो गया कॉग्निजेबल, यानी उससे कोई ऐसा मामला आता है, तो वहाँ पे क्या किया जा सकेगा, वहाँ पे कैसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को हम इन उपधाराओं में, यानी जो ये सबसेक्शंस हैं उनमें देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं, यानी सब सेक्शन 1 स्पष्ट कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्री है, उसको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, जैसा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब वह जाके इन्वेस्टिगेशन करता है। खैर, हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यानी सब सेक्शन 1 को हमने पढ़ा और यहाँ पे हमने पाया कि पुलिस ऑफिसर जो होगा उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अब हम इसी सेक्शन सब सेक्शन के प्रोवाइजो की तरफ आते हैं। ये जो प्रोवाइजो है ये सीआरपीसी में नहीं था, ये प्रोवाइजो सीआरपीसी में नहीं था, इसको बीएनएसएस के सबसेक्शन 75 के सबसेक्शन 1 में डाला गया है और सीआरपीसी के सेक्शन 156 में ये प्रोवाइजो आप नहीं पाएंगे, यानी यह एक न्यू प्रोविजन है। इस प्रोवाइजो में क्या कहा गया है, हम उस पर गौर करते हैं। प्रोवाइडेड दैट कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मे रिक्वायर द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस। जो मामला, जो ऑफेंस हुआ है, उसकी गंभीरता, उसके नेचर पे, उसकी ग्रेविटी पे कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन डीवाईएसपी के द्वारा कराया जाना चाहिए, तो वह उनसे अपेक्षा कर सकेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यानी कोई मामला या उसकी गंभीरता को देख रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव ऑफेंस है, ध्यान रहे कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है, तो अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण डीवाईएसपी के द्वारा कराया जाना चाहिए, तो यह अपेक्षा कर सकेंगे, यानी वह कह सकेंगे डीवाईएसपी से कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करें। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। सबसेक्शन 2 कॉम्पिटेंसी को लेके प्रोविजन करता है। यह कहा गया है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। यानी no proceeding of a police officer in any such case shall, यहाँ पे shall word यूज हुआ है। shall word यूज होने के कारण मन में कोई भी संदेह नहीं रखना है। shall का मतलब है कि श्योर है, यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसकी कॉम्पिटेंसी पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यह जो पुलिस ऑफिसर है यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है इस सेक्शन के अंतर्गत। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि यह एम्पावर्ड ही नहीं किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन यह कर सके इस सेक्शन में, यानी उसके कॉम्पिटेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। यानी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन करने के कॉम्पिटेंसी पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यह जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है अंडर दिस सेक्शन, इस धारा के अंतर्गत। यहाँ पे शैल वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि यह श्योर है, कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सब सेक्शन 3 की तरफ। सब सेक्शन 3 यह सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के रूप में था, यानी जिसे हम बोलचाल में 156 काफी ज्यादा सुने होंगे। तो इस सेक्शन को अब सबसेक्शन 3 को जब हम पढ़ते हैं तो पहले इसको रीड करेंगे। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में
आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173 एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी and submission made in this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned। जब BNSS के सेक्शन 173 को आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 173 का जो सब सेक्शन 1 है, यानी जब कोई ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो कोई भी व्यक्ति, अब देखिए इन्फॉर्मेशन तो कोई दे सकता है, चाहे वो विक्टिम हो या कोई अदर पर्सन, कोई दे सकता है, यानी कोई व्यक्ति है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में सब सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जाता है पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज उसके एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं, उसके बाद उसके पास एक और विकल्प होता है। विकल्प क्या है कि अब वह सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत वह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित में और डाक के द्वारा जो ऑफेंस हुआ है उसका सबस्टेंस, यानी जो उसका सबस्टेंस वो लिखित में और डाक के द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सेंड कर सकता है। और मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी अगर नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वहाँ से उसको निराशा मिल रही है, क्योंकि 170 पहले वो थाने में गया तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, उसके बाद वो उस ऑफेंस का जो सबस्टेंस लिखकर राइटिंग में और डाक के द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सेंड करता है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कोई उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तब उसके बाद इसी सबसेक्शन में, यानी सबसेक्शन 4 में, सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में एक और रेमेडी दी गई है कि वह व्यक्ति जो अग्रीड पर्सन है वह एप्लीकेशन दे सकता है, किसको? मजिस्ट्रेट को। यानी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देने की भी सुविधा दी गई है कि अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। किस सेक्शन के अंतर्गत? तो सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। अब इस सबसेक्शन 4 में एप्लीकेशन देने की बात की गई है कि आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकेंगे। अब यहाँ पे जब हम सेक्शन 175 में आते हैं, सब सेक्शन 175 में आते हैं, तो जो इसका ये सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया जाएगा वह एफिडेविट के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। जब पुराने सीआरपीसी में आप देखेंगे तो वहाँ पे एफिडेविट की बात नहीं की गई थी, लेकिन प्रियंका श्रीवास्तव के केस में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दिया जाएगा वो एफिडेविट के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया इस संबंध में, और उसने ये कहा कि मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसको एफिडेविट के साथ सपोर्टेड होना चाहिए वो एप्लीकेशन, इस प्रावधान को इस सबसेक्शन 3 में, यानी सेक्शन 175 के सबसेक्शन 3 में स्पष्ट तौर पर शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को जो आवेदन किया जाएगा वह शपथ पत्र के द्वारा समर्थित होना चाहिए यानी मैंडेटरी है, यानी एफिडेविट आपको उसमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। और कौन से मजिस्ट्रेट के पास? जो धारा 210 के अंतर्गत सशक्त हो, यानी जो इंपावर्ड हो अंडर सेक्शन 210 के। अब मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन आया है और वह एप्लीकेशन एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड भी है। अब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई इसमें इंक्वायरी की जानी चाहिए, जैसा उनको उचित लगे कि क्या इसमें जो एफिडेविट में जो बातें कही गई हैं सही हैं कि गलत हैं, ठीक है, उसके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन हो जैसा वो लेना चाहिए, यानी इंक्वायरी जैसा वो करना चाहें तो इंक्वायरी को भी वो कंडक्ट कर सकेंगे। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होगा अपना सबमिशन भी देगा, पुलिस अपना सबमिशन भी देगी उस संबंध में जो इंक्वायरी हो रही है। ठीक है। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकेंगे। यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि जब आप मजिस्ट्रेट को सेक्शन 175 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आप अप्रोच करते हैं, यानी अप्रोच तो आप करेंगे सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत, जो कि एप्लीकेशन तो देने की बात वहीं कही गई है,
उसके बाद 175 इनकी कॉम्पिटेंसी को बताया गया कि मतलब वो क्या उसके बाद कर सकेंगे मजिस्ट्रेट। तो यहाँ कहा गया है कि 125 में जब वह एप्लीकेशन जो दिया जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट को दिया जाता है और वह एफिडेविट के साथ सपोर्टेड है और अगर मजिस्ट्रेट उस पर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इंक्वायरी अगर वो कर लेते हैं जैसा उनको उचित लगे, ठीक है। उसके बाद अगर उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए तो वह इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकेंगे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब में यूज किया गया है, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन अगर आप मजिस्ट्रेट को देंगे तो ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट बाउंड है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के लिए। मजिस्ट्रेट को जैसा लगेगा वैसा वो करेंगे। अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वो दे सकेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। सब सेक्शन 4 को जब हम देखेंगे, यह एक न्यू प्रोविजन है, यह सीआरपीसी में नहीं था, यानी सीआरपीसी के सेक्शन 156 में यह प्रोविजन शामिल नहीं था। यह एक न्यू प्रोविजन है और यह न्यू प्रोविजन जो है यह पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पब्लिक सर्वेंट से। कब, क्यों, किस मामले में जुड़ा है? जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को करते हैं और उस दौरान कोई माली ऑफेंस हो गया उनसे, तो वहां पे क्या होगा, इस संबंध में यह सब सेक्शन प्रावधान करता है। यह सब सेक्शन कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट टू। अब यहां पे दो क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए में कहा गया है receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him and after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged। यानी जब हम इस सब सेक्शन 4 को पढ़ते हैं तो यहाँ ये कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट रिसीव होती है। किस संबंध में हो रही है? कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा, मतलब ऑफिशियल ड्यूटीज को निभा रहा था, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हुआ, ऑफिशियल ड्यूटीज को करते समय उससे ऑफेंस हो गया। इसके संबंध में मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट आती है, तो क्या मजिस्ट्रेट उस पर सीधे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकेंगे? हाँ, किस मजिस्ट्रेट के पास आएगा? जो सेक्शन 210 के अंतर्गत एम्पावर्ड किए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह सीधे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। वह उसके लिए कुछ बातों को फॉलो करेंगे जो इसके क्लॉजेस में दिया गया है। क्लॉजे में कहा गया है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वो तब दे सकेंगे जब उनको एक क्या किया जाएगा, एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, रिपोर्ट उनको दी जाएगी। कौन देगा रिपोर्ट? तो जो ऑफिसर, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसका सुपीरियर ऑफिसर उस घटना के संबंध में जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस थे उस घटना के संबंध में, जिसका वो आरोप लगाया जा रहा है, जो घटना घटी है उसके संबंध में वह एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे। उसके बाद उस पब्लिक सर्वेंट को भी एक ऑप्शन दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है इस मामले में कि आप अपने मामले में अपना पक्ष रख सकेंगे। तो पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा? उस घटना के संबंध में जो फैक्ट्स हैं, क्या क्यों वो घटना घटी, क्या वो मामला है, उसके संबंध में असर्शंस पब्लिक सर्वेंट भी देगा, यानी पब्लिक सर्वेंट भी अपना पक्ष रखेगा। तो एक रिपोर्ट आएगी किसके द्वारा? सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा। इसके बाद पब्लिक सर्वेंट को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बातों को रखे उस घटना के संबंध में। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकेंगे उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे। ये जो सब सेक्शन है इसके संबंध में अभी रिसेंट में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, XXX वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। यहां जगह कम पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट XXX वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो BNSS का सब सेक्शन 4 है वह स्टैंड अलोन प्रोविजन नहीं है। यानी सब सेक्शन 4 का मतलब ये है कि हमको ऐसे नहीं अनुमान लगा लेना अपने मन से कि हम कहाँ जाएं
तो हम सीधे मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट कर दें पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर उसके ऑफिशियल ड्यूटीज को करते हुए अगर कोई ऐसा मामला आता है, यानी कोई मान लीजिए उससे कोई ऑफेंस हो गया, तो उसके खिलाफ जब आप कंप्लेंट करते हैं तो आप सीधे मजिस्ट्रेट को नहीं करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सबसेक्शन 4 है उसको सबसेक्शन 3 के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं तो आपको जैसे बाकी मामलों में कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 को फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो पुलिस स्टेशन की बात की गई है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ देते हैं? पुलिस स्टेशन। अगर वहाँ कोई हमको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी हमारी FIR दर्ज नहीं होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मजिस्ट्रेट के पास। तो इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को इस मामले में भी फॉलो करना पड़ेगा जब वो मामला पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा हो। ऐसा नहीं कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई ऐसा मामला आया है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर लें सबसेक्शन 4 के अंतर्गत, सीधे सेक्शन 175 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत सीधे आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसेक्शन 3 में जो बातें कही गई हैं उसी की तरह इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अब सबसेक्शन 3 में क्या बातें कही गई हैं? जब सबसेक्शन 3 का हम यूज कब करते हैं? यानी जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देने हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, यानी CRPC के BNSS के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। अब वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज अगर हमारे इंफॉर्मेशन को दर्ज नहीं करता है तब हमारे पास क्या रेमेडी होती है कि सब सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 की शरण हम लेते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित में हम क्या करते हैं? उसकी सूचना देते हैं डाक के द्वारा। अगर वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब हम मजिस्ट्रेट के अप्रोच करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी वैसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट किया जाएगा वह लिखित में होना चाहिए, मौखिक कंप्लेंट नहीं होगा। यानी जो परिवाद होगा वह लिखित में होगा। तो इस केस का नाम क्या है? XXX वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। अब रिसेंट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया है। तो हमने इस लेक्चर में जाना कि सेक्शन 175 में पुलिस ऑफिसर को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पावर्स दिए गए हैं उसको ये सेक्शन किस रूप में प्रदर्शित करता है। यानी सेक्शन में 4 सबसेक्शंस दिए गए हैं और ये जो 4 सबसेक्शंस हैं ये स्पष्ट करते हैं कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। यानी कॉम्पिटेंसी को भी ये सेक्शन बताता है, पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मजिस्ट्रेट कब ऑर्डर देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको भी इसने स्पष्ट किया। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कैसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट देते हैं वो भी सबसेक्शन 4 में बताया गया है। किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, इसमें रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आ चुका है। तो इस सेक्शन में हमने इसको जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।